नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी दंगल कार्यक्रम में हम लोग चुनाव से संबंधित मुद्दों पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपने आज देखा भी होगा टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 7:15 से यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर 2-3 बात हम समझेंगे। जैसे आप में से एक व्यक्ति ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि सर ये पद और गोपनीयता का शपथ क्या होता है। इसमें 2 वर्ड है, देखिए, एक पद और दूसरा गोपनीयता। तो मैंने सोचा कि चलो अगर प्रधानमंत्री के शपथ की बात जब करेंगे तब इसमें इस चीज की भी चर्चा कर लेंगे कि पद की जो शपथ ली जाती है वह क्या होता है, गोपनीयता की शपथ ली जाती है ये क्या होता है और अलग अलग क्या इसमें से है। दूसरी बात, इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं तो ये कुछ मायनों में खास भी है। खास इस तरह से है कि कोई एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं देश में। यह 1962 के बाद इस तरह की स्थिति जो है वह पहली बार हुआ है। तो एक बात कह सकते हैं कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, कई दशकों के बाद भारतीय राजनीति में यह चीज देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात यहां पर यह भी है कि प्रधानमंत्री इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो शपथ लिए हैं, दरअसल ये कहा जा रहा है कि अपने पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले इनका ये कार्यकाल जो है उतना मजबूत नहीं रहने वाला है। इन्हें थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो है प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आप जान ही रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 272 का जो जादुई आंकड़ा है वहां तक कोई भी एक पार्टी नहीं पहुंच पाई। जबकि 17वीं लोकसभा की बात करें तो उसमें बीजेपी अकेले 303 सीट जीत चुकी थी, लेकिन इस बार जो है 240 तक जाकर के सिमट गई। अब इसे अपने जो है सहयोगी दल पर निर्भर रहना पड़ा और खास करके टीडीपी जिसे 16 लोकसभा क्षेत्र आता है, जेडीयू जिसे 12, नीतीश कुमार, और ये दोनों ऐसे हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिनका इतिहास यह कहता है कि ये बार बार एनडीए में आते हैं और एनडीए छोड़ करके चले जाते हैं। और इस बार ऐसा होता है कि ये दोनों एनडीए छोड़ के चले जाते हैं तो ये सरकार 5 साल तक फिर नहीं चल पाएगा, सरकार बीच में ही गिर जाएगी और मध्यवर्ती चुनाव करना पड़ सकता है। तो इस तरह की शंकाएं बताई जा रही है। एग्जिट पोल में तो काफी आंकड़ा दिखाया गया, लेकिन आप जैसे ही जानते हैं 4 जून को जैसे ही काउंटिंग होने वाला था आपने देखा कि शेयर मार्केट का स्थिति क्या हुआ। चूंकि लोगों ने यह समझा, इन्वेस्टर ने, कि सरकार अस्थिर रह सकता है, इसमें आर्थिक नीति जो है उसकी स्थिरता नहीं बनी रहेगी। चूंकि सरकार ही स्थिर नहीं रहेगी तो फिर नीति निर्माण भी स्थिर नहीं हो पाएगा। इन सब वजह से काफी समस्याओं की बात की गई थी। हालांकि अब तक तो यह हो चुका है कि प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू की जाएगी। देखना होगा कि भारतीय राजनीति जो है किस तरह से आगे अब बढ़ता है। यहां पर पद और गोपनीयता की जो शपथ की बात मैंने कहा उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। अब जब शपथ ली जाती है आपने देखा भी होगा। अच्छा, सबसे पहले यहां पर प्रेसिडेंट जो है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत के संविधान में कहां पर इस बात की चर्चा की गई है। तो 75(1) के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। 75(1) में यह कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे देश के वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इसमें आगे और भी कुछ जोड़ा गया है, जो कि प्रधानमंत्री होंगे तो अकेले तो वो कार्यभार संभालेंगे नहीं, एक उनका पूरा मंत्री परिषद होता है, सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं विभिन्न मंत्रालय के लिए। तो इसी में आगे भी संविधान कहता है 75(1) के तहत ही, एंड द अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बाकी मंत्री जो हैं वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन एक टर्म एंड कंडीशन है। वह क्या कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर, यानी कि मंत्रियों में जो प्रमुख होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वो प्रधान है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यदि प्रधानमंत्री किसी की सलाह देते हैं कि अमुक व्यक्ति इसे अमुक डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए या इसे मंत्री पद की आप शपथ दिलवाइए, तभी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह बात दर्ज किया गया है। इतना मामला समझ में आ गया। अब यहां पर चलते हैं कि ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब राष्ट्रपति भवन में सेमिनार जैसा आपने देखा और फिर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब क्या क्या अहम था आपने देख तो लिया, लेकिन उसकी थोड़ी सी
की बारीकियों को समझिए, तकनीकी पहलुओं को समझिए। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, कोई भी हो प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप देखते होंगे ना, शुरुआत में कहते हैं मैं, राष्ट्रपति बोले होंगे मैं, उसके बाद वो बोले होंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और फिर आगे पूरा शुरू हुआ होगा। तो ठीक ऐसा ही होता है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। किसके प्रति रखना है, संविधान के प्रति। यानी कि किसी भी धर्म से आप संबंधित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी जाति से आप आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका लिंग क्या है, आपकी भाषा क्या है, आप किस क्षेत्र से आते हैं, आप किस नस्ल के हैं, आपका रंग क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप संविधान के प्रति आपको श्रद्धा और निष्ठा रखना होता है, वो भी सच्ची। बात समझ में आ गया। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। यानी कि राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र पर किसी तरह की जो आघात वो नहीं पहुंचने देना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है। यह भी शपथ लेते हैं, मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरन से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके जो भी दायित्व होंगे उन तक पहुंचाए जाएंगे, उसका निर्वहन कैसे, श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतरन। अब देखिए हमारे संविधान निर्माता जब इन सब चीजों को करते हैं ना, तो देखिए किस तरह से बातें रखी गई है कानून बनाने वाले लोगों ने, कि एक तरफ बहुत सारे शब्द ऐसे नजर आएंगे जो एकदम फिलॉसफी जिसमें आपको दिखेगा, दर्शन दिखेगा, जीवन का दर्शन दिखेगा, है ना। अब श्रद्धा किसका कितना हो कौन जानता है, श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतरन, कोई अंतरात्मा में झांक के तो नहीं देखता है, लेकिन इस बात की शपथ दिलाई जाती है। और दूसरी तरफ कंक्रीट बात किया जाता है, संवैधानिक बातें की जाती है। इसका एक जो है आप कह सकते हैं कि मिलन देखने को मिल सकता है इसमें। मैं भय या पक्षपात किसी भी स्थिति, मतलब भय भी नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं कि इसका फायदा देखे उसका नुकसान देखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुराग व द्वेष से भी नहीं, किसी से बहुत प्रेम है, अनुराग है, मेरा मित्र है तो उसका भला करे, ये भी नहीं होना चाहिए। द्वेष भी नहीं कि ये मेरा विपक्षी पार्टी है, इसका मैं बुरा कर दूं, इसे इस फंड में नहीं शामिल करूं, ये योजना ना दूं, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। अनुराग व द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा, न्याय करूंगा। न्याय यहाँ कहा गया है। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, कहा गया है कि आप जो है भय और पक्षपात नहीं होना चाहिए, अनुराग और द्वेष भी नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति प्रेम भी नहीं और किसी से द्वेष भी नहीं करना है। सभी प्रकार के लोगों के प्रति, चाहे कोई भी लोग हों, सबके लिए समान व्यवहार करना है। और समान व्यवहार कहने का मतलब संविधान और विधि के अनुसार न्याय करना है। तो आप कह सकते हैं आपके लिए सभी बराबर हैं। संविधान के अगर फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, और फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं संविधान के भाग 3 में 6 भाग जो डिवाइड किया गया फंडामेंटल राइट्स का, तो पहला भाग जो देखेंगे उसमें समता का अधिकार दिया गया है। और उसमें कहा गया है आर्टिकल 14 में, संविधान के आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष जो है ना सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो यही बातें आपको इसके झलक यहां पर इस शपथ में भी देखने को मिलेगा। न्याय की बात की गई है यहां पर, तो न्याय की अवधारणा जो है सामाजिक भी होना चाहिए, राजनीतिक भी होना चाहिए और आर्थिक भी होना चाहिए। तीनों तरीके से न्याय देने की बात की गई है। फिर से बताता हूं, सामाजिक तौर पर न्याय कहने का मतलब है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इस सब के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक कहने का मतलब है सभी को समान अवसर दिया जाएगा आगे बढ़ने का, विकास करने का। और राजनीतिक न्याय कहने का मतलब है राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए भी सभी को समान अवसर दिया जाएगा। जैसे इसी के लिए देखिए महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया ना, लोकसभा और विधानसभाओं में बिल पास हुआ था, आपको ध्यान होगा। तो ये न्याय की बात की जाएगी। और इसी न्याय की बात कहाँ किया गया है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। अब देखिए कितनी अहम बात है, शपथ जो ले रहे हैं उस शपथ में कितना चीज छुपा हुआ है। हम लोग सिर्फ सुन लेते हैं कि शपथ इन्होंने ले लिया, लेकिन कितनी बातें उसमें गहराई है जरा समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहते हैं, देखिए ये हो गया पद की बात कर लिए, गोपनीयता की, क्योंकि देखिए गोपनीयता की, पद की बात तो हो गई, गोपनीयता क्यों, प्रधानमंत्री के पास ऐसे बहुत सारे काम आते हैं, सारे फाइल रहते हैं जो किसी से शेयर नहीं किया जा सकता है अपने अलावा, वो गोपनीय है। वो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो किसी भी हाल से वह जो है, किसी भी तरह से वह चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो हमारे शत्रु देश हैं उस तक पहुंच सकता है और फिर चीजें खराब हो सकती है देश के लिए। तो यहां पर गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं
यहां पर ये संविधान की बात कर रहे हैं, यहां पर ये ईश्वर की बात कर रहे हैं। गोपनीयता में मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मेरे पास जो लाया जाएगा या मुझे पहले से ही ज्ञात होगा या लाया गया तो ज्ञात होगा, यानी कि जानकारी जो भी मेरे पास प्राप्त हो गई है उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुतित या प्रकट नहीं करूंगा। कि जो भी चीज मेरे पास जानकारी लाया जाएगा या मुझे जानकारी प्राप्त हो गया है, कुल मिलाकर के मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, क्योंकि कुछ काम तो निश्चित तौर पर कराना पड़ेगा, तो मेरे जो मंत्री रहेंगे या जो काम कराना जरूरी हो जाएगा तभी मैं ऐसा करूंगा कि बताऊंगा, नहीं तो मैं उसे गोपनीय ही रखूंगा। ये पूरी तरह से ये बातें जो है पद और गोपनीयता दो बातें हो गई, इसकी शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद प्रधानमंत्री जिस भी सदन के लिए चुन के आते हैं उस सदन के सदस्य के रूप में फिर से शपथ लेते हैं। दो बार इस तरह से हो जाएगा आपका, एक बार प्रधानमंत्री पद के रूप में लिया और दूसरी बार जिस भी सदन से चुन के आते हैं। आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, जिस भी सदन से चुन के आते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से आते हैं? काशी, वाराणसी सीट से। आप कहेंगे गुजरात नहीं, ये प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान रखना है, इनका जन्म गुजरात से हुआ है। ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, तीन के तीनों बार। एक बार जो है और गुजरात से थे भी, लेकिन उस सीट को इन्होंने छोड़ दिया था, तो ये उत्तर प्रदेश के हो गए। तो कहने का तात्पर्य हो गया, और उत्तर प्रदेश वाराणसी लोकसभा क्षेत्र कहा, ये लोकसभा से चुन के गए। आप कहेंगे कि क्या राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री चुन के आ सकते हैं? हाँ, इससे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से आए थे, लोकसभा से नहीं थे, और वे असम से थे, असम से राज्यसभा से आए थे। तो यहां पर फिर से समझ लीजिए, कहा गया है कि उस सदन के सदस्य के रूप में फिर से शपथ लेंगे, यानी कि जिस भी सदन से, अगर मान लीजिए ये लोकसभा से आते हैं तो लोकसभा के लिए सदन का जो शपथ की प्रक्रिया होगा उसके लिए लेंगे। राज्यसभा से होते तो राज्यसभा में जाके एक सदस्य के रूप में शपथ लेते। मनमोहन सिंह जी ऐसा कर चुके हैं राज्यसभा में, ठीक है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दो बार ले चुके हैं, तो यही बार अब फिर से इनको करना पड़ेगा। यह शपथ सदन के अन्य सदस्यों की शपथ के समान ही होता है, जैसा प्राइम मिनिस्टर करेंगे, क्योंकि सदस्य हैं उस सदन के लिए, तो बाकी सभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं। हाँ, वहां पर ये प्रधानमंत्री जरूर थे, तो इनका अलग कुछ व्यवस्था हो जाएगा। ये मामला समझ में आ गया। इस बार का जो शपथ ग्रहण समारोह है इस लिहाज से भी खास है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में आपको नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, तो आप देखेंगे 9 पड़ोसी देश, आपने देखा होगा टेलीविजन चैनल पे, 9 पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष इसमें आए हुए थे। और कहा जाता है कि आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, जो हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री रहे थे, अप्रैल 1977 से लेकर मार्च 1998 तक इनका छोटा सा एक कार्यकाल रहा था, तकरीबन 1 साल का प्रधानमंत्री के रूप में। तो जब ये प्रधानमंत्री रहे थे, गुजराल साहब ने एक सिद्धांत दिया था अपने विदेश मंत्री रहते हुए। एच.डी. देवगौड़ा सरकार में ये विदेश मंत्री थे और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे बाद में गुजराल डॉक्ट्रिन कहा गया। गुजराल डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये 5 सिद्धांत दिए थे, जिसका निचोड़ ये है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा और थोड़ा सा उदार रहेगा, बराबरी का हक नहीं मांगेगा। जैसे भारत ने श्रीलंका को कुछ मदद किया तो श्रीलंका से नहीं कहेगा कि आप भी उतना ही हमारी मदद कीजिए, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत की अवस्थिति एक बड़े भाई की भूमिका की है भारतीय उपमहाद्वीप में, इसीलिए आप बराबरी का हक मत मांगिए, बल्कि आप आगे बढ़कर के कुछ उपकार कीजिए अपने बाकी पड़ोसी देशों के लिए, ताकि मैत्रीपूर्ण संबंध बन सके। विदेश नीति के लिए गुजरात डॉक्ट्रिन काफी महत्वपूर्ण हुआ था, आप कह सकते हैं भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। प्राइम मिनिस्टर यहां यही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक जो है सागर विजन, सागर विजन कहने का मतलब है, आप कह सकते हैं कि भारत के वे सारे नजदीकी देश जो समुद्री रूप से हमसे सटे हुए हैं या जिनसे हमारा मधुर रिश्ता है, उनके साथ भी हम बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। जैसे कि श्रीलंका को ले लीजिए, जैसे कि मालदीव को ले लीजिए, मॉरिशस की बात कर लीजिए, और स्थलीय देश जो हैं जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सभी के साथ हम बेहतर संबंध करना चाह रहे हैं। ये झलक आपको प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिला होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन देशों के साथ हम बेहतर रिश्ते कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारत की जो विदेश नीति है और भारतीय लोगों का हित वह अक्षुण्ण बना रह सके। आपने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह
समारोह देखा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। क्या इससे पहले आप ये जानते थे कि पद की शपथ लेना क्या होता है, गोपनीयता की शपथ लेना क्या होता है? जिस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से एक कह सकते हैं पोस्टमार्टम करके बताया है इनके पूरे स्पीच का, ये जो पद और गोपनीयता की शपथ लिए हैं, क्या आपको मालूम था और कितना मालूम था, आप मुझे जरूर लिख करके बताइए। आप मुझे ये भी बताइए कि क्या ये गठबंधन की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी या फिर भारत को मध्यावर्ती चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मैं मुलाकात करूंगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।